नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महाराष्ट्र में सीएम कौन होगा और चेहरा कौन होगा, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि सीएम बीजेपी का होगा और जो भी सीएम होगा उसको महायुति समर्थन देंगे, लेकिन इसके बावजूद सीएम के चेहरे पर मुहर नहीं लग पाई है। अंदर खाने की खबरों की माने तो बीजेपी फडणवीस के अलावा किसी मराठा चेहरे पर विचार कर रही है, यानी फडणवीस की सीएम पद को लेकर राहें आसान नहीं है। वहीं महाराष्ट्र में अलग ही सियासत चल रही है। उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी से अपनी राहें जुदा करने का मन बना रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी नेताओं का उद्धव पर दबाव है कि असली शिवसेना के वारिस उद्धव ठाकरे हैं और बीएमसी चुनाव में उद्धव गुट का दबदबा है और उद्धव नहीं चाहेंगे कि बीएमसी में किसी तरह की सेंध लगे। चर्चा आज इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा। सबसे पहले एक रिपोर्ट। मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक रद्द हो गई है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक से सातारा जिले स्थित अपने गांव के लिए रवाना हो गए। बैठक में सरकार में शामिल होने वाले मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन शिंदे की गैर मौजूदगी की वजह से ये बैठक टालनी पड़ी। इससे पहले दिल्ली में शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार की गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई। आज सुबह तीनों नेता दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुए, लेकिन महायुति की प्रस्तावित बैठक की जगह शिंदे अपने गांव चले गए। कई तरह की अटकलों को जन्म दे रहा है। वहीं शिंदे की नाराजगी को लेकर शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, सभी पार्टियां एक साथ हैं। नहीं, नाराज की जो न्यूज है, जो नाराजगी आप दिखा रहे हैं वो सूत्रों के हवालों से है। आज सुबह 5 बजे तक हम एकनाथ शिंदे साहब के साथ थे। कल वो वापस आ जाएंगे और ऐसा नहीं है कि मीटिंग आज सिर्फ फिजिकली हो जाती है, वीसी पे हो जाती है, मोबाइल पे बात हो जाती है। वो बात करेंगे और जल्द से जल्द उन्होंने जो कहा है वो मंत्रिमंडल स्थापन का मार्ग जो खुला हुआ है वो फाइनल हो जाएगा। आपके सहकारी संजय सिरसाट का एक बयान सामने आ रहा है। संजय सिरसाट कहते हैं कि डिप्टी सीएम पद एकनाथ शिंदे नहीं लेने वाले, कोई उनके जगह डिप्टी सीएम पद है दूसरे किसको जो भी देने वाले। क्या नहीं, ये संजय सिरसाट साहब ने क्या बयान दिया है मुझको मालूम नहीं है। मैं उनके साथ बात करूंगा और बाद में मेरा बयान दूंगा। नहीं, संजय सिरसाट कहते हैं कि डिप्टी सीएम का पद एकनाथ शिंदे नहीं लेने। मैंने बोला ना, मैं उनके साथ बात करूंगा फोन पे। क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद नहीं लेंगे? अरे मैं उनके साथ बात करूंगा ना। सीएम साहब उन्होंने सरकार में रहना ही हमारी जरूरी है, ये मेरा जो कहना है मैं बोल रहा हूँ। क्या सीएम जो अभी एकनाथ शिंदे वो मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम का हिस्सा? मैंने यही बोला कि हमारी वो जरूरत है। वहीं महाराष्ट्र में दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। महाराष्ट्र विधानसभा में महाविकास अघाड़ी की दुर्गति के बाद गठबंधन के दल अब अलग अलग रास्ते पर चलने की योजना बना रहे हैं। इसी को लेकर उद्धव ठाकरे के शिवसेना और उनके नेताओं ने एक खाका तैयार किया है। विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की हिस्सा रही शिवसेना उद्धव गुट को 20 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस को 16 और शरद पवार की एनसीपी केवल 10 सीटें जीत पाई, जबकि करीब 6 माह पहले लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था। विधानसभा में बेहद खराब प्रदर्शन से तीनों पार्टियां अचंभित हैं। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट ने अलग रास्ते पर चलने के संकेत दे दिए हैं। दरअसल राज्यसभा में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब स्थानीय निकाय चुनाव होने की संभावना है। राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 2022 से लंबित है।
इसमें सबसे अहम है बीएमसी चुनाव। सभी पार्टियों के लिए बीएमसी चुनाव प्रतिष्ठा का मुद्दा रहा है। मौजूदा वक्त में बीएमसी में उद्धव गुट की शिवसेना का दबदबा है। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की हार पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा कि उद्धव ठाकरे का चेहरा घोषित किया जाता तो लोग कोरोना काल में उनके किए गए कामों को देखते। कांग्रेस को इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए कि उन्होंने गलती क्यों की। अगर चुनाव उद्धव ठाकरे के चेहरे पर होता तो महाविकास अघाड़ी को फायदा होता। और देखिए, अंबादास दानवे जी महाराष्ट्र के विधान परिषद में विरोधी पक्ष नेता हैं, शिवसेना के नेता हैं, बहुत ही पुराने और वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं। अगर वो बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा अगर महाविकास आघाड़ी ने आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब का घोषित किया होता तो लाभ होता, स्वाभाविक सी बात है। हम भी कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे साहब का चेहरा घोषित हुआ होता तो उनके द्वारा कोरोना काल के संकट समय में किए गए काम लोगों ने देखे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्यों वो गलती कर बैठे, क्यों वो नहीं समझ पाए, क्यों वो चेहरा नहीं घोषित कर पाए। चेहरे से बहुत लाभ मिलता है। हमने देखा है कि 2014 में मोदी जी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ी थी तो इतनी बड़ी उनको बहुमत मिली। अगर उद्धव ठाकरे जी के नाम पर ये चुनाव हुआ होता तो उनको भी लाभ होता था महाविकास को। और कांग्रेस पार्टी अति उत्साह की वजह से हरियाणा भी हार गई और कांग्रेस पार्टी अति उत्साह की वजह से महाराष्ट्र भी चुनाव हार गई। तो अंबादास दानवे जी क्या गलत कह रहे हैं? अंबादास दानवे जी वही कह रहे हैं जो लोगों की भावना है, जो शिव सैनिकों की भावना है या आम मतदाताओं की भावना है, वही अंबादास दानवे कह रहे हैं। महाराष्ट्र में दोनों खेमों में जमकर सियासत हो रही है। महाविकास अघाड़ी से अलग होने को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे के विचार ने यह साफ कर दिया है कि अघाड़ी के साथी बारी बारी बिछड़ेंगे। वहीं महायुति में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सीएम कौन होगा, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और कोई कुछ बोल नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो महायुति में ऐसा कहा जा रहा है कि खींचतान है, वही खींचतान महाविकास अघाड़ी में भी दिख रहा है। हालांकि महायुति को अपना सीएम चेहरा चुनना है और महाविकास अघाड़ी को अपना भविष्य आगे देखना है। चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ समीर बाकरे जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। समीर जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। शिवानंद जी, बहुत स्वागत आपका। गुलाबचंद दुबे जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के। गुलाबचंद जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ संजय द्विवेदी जी हैं, प्रवक्ता है शिवसेना उद्धव गुट के। संजय जी, बहुत स्वागत। रमनीश वत्स जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमनीश जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। समीर बाकरे जी, सबसे पहले आप ही के पास आ रहे हैं। देखिए, कल बैठक हो गई, सब कुछ हो गया, अचानक से मुंबई की बैठक टल गई। बैठक हो गई, वो देर रात तक चली थी, आपने भी देखा होगा। उसके बाद जो मुंबई की जो बैठक थी वो मीडिया में खबरें ज्यादा आ रही थी। तो आज जो है वो हमारी जब बैठक होती है तो हम सभी मीडिया में इन्फॉर्म करते हैं कि हमारी बैठक होने वाली है। तो ऐसी टल गई नहीं है। आज अपने हर पार्टी का नेता अपने अपने कार्यों में है। और मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जैसा आज 2023 तारीख को अपने चुनाव के नतीजे आए, आज 29 तारीख है। आपको मैं बताता हूँ, 2004 में इनको सरकार बनाने की पूर्ण बहुमत था, फिर भी 14 दिन लगे थे। 2009 में इनको 15 दिन लगे थे। हम तीनों पार्टियों की सरकार है, महायुति में समन्वय अच्छा है और उस हिसाब से हर प्रांत को कैसे रिप्रेजेंटेशन मिले, हर समाज के हर क्षेत्र में से आने वाले लोगों को कैसे रिप्रेजेंटेशन मिले, तो ये पूरी विस्तृत चर्चा हो रही है। हर चीज मीडिया में हम बताएंगे नहीं कि चर्चा कब हो रही है, क्या हो रही है। चर्चा जूम कॉल पे भी होती है, वीसी पे भी होती है, टेलीफोन पे भी होती है और पर्सनल भी होती है। तो जैसा आज अगर फिजिकल बैठक नहीं हुई, इसका ये मतलब नहीं चर्चा हुई नहीं है। चर्चा तो लगातार चल रही है। और हमारे महायुति में से किसी एक नेता ने या किसी एक प्रवक्ता ने या कोई भी नेता ने आपको ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं है। तो ये जो मीडिया में जो अटकलें हैं या अफवाहों का बाजार जो चल रहा है वो बेबुनियाद है। उसमें ना
हमारे तरफ से कोई तकलीफ नहीं, महायुति में कहीं कोई खटपट नहीं है, ये खबर भी नहीं है। खबर बस इतनी सी है कि एकनाथ शिंदे ने जो मांग की है उसमें बीजेपी फंस गई है। उनकी मांग जो है वो मराठा सीएम की है। अगर सीएम की बात होती तो देवेंद्र फडणवीस स्वीकार्य चेहरा है सबके लिए। देखिए अभिषेक जी, ये जो आप बोल रहे हैं, ये शिंदे साहब ने तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा होता है कि बीजेपी और हमारे जो शीर्ष नेता है मोदी जी जो तय करेंगे हमें मान्य है। तो आप उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट पे जाएंगे या कि जो आपको कहीं से सूत्र बता रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा एक शिंदे सेना के नेता का आप बयान बताइए कि ऐसा वो बोल रहे हैं कि हमको इस कास्ट का मुख्यमंत्री चाहिए, उसका कास्ट चाहिए। मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई विषय है। विषय है कि मंत्रिमंडल का भी गठन हो रहा है, सबके बीच में सब प्रॉपर समन्वय रहे पूरे। देखिए 5 साल की सरकार है, तो 5 साल की सरकार का संचालन सही तरीके से हो, इसलिए अगर 5 दिन हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, आज 23 से 29 है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमारे पास पूर्ण बहुमत है, सरकार हमारी बनने वाली, तो ऐसी दिक्कत वाली कुछ भी बात नहीं है। सीएम का चेहरा भी जल्दी आपके सामने आ जाएगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होने वाले ये भी सबके सामने आ जाएगा। और हम लोग जो बोल रहे हैं कि उसी हिसाब से पहले दिन से हमारा स्टैंड सेम है, ऐसा कोई बदल नहीं है हमारे ऊपर। ठीक है गुलाब चंद जी, अब देखिए बात यहीं पे आकर के फंस रही है कि आप लोग मराठा सीएम चाह रहे हैं और बीजेपी ये चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था, इस वजह से देवेंद्र फडणवीस को कंटिन्यू किया जाए, और आप लोगों की जो मांग है उसी पे पेच फंस गया है। 21 आकाशवाणी जानकारी हुई शिंदे गढ़ के तरफ से एकनाथ शिंदे साहब के द्वारा ऐसा कुछ खबर मिला कि हमारा मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं। जैसे बीजेपी को बता रहे कि तो किसी प्रवक्ता ने नेता ने या स्वयं आदरणीय ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं मराठा मुख्यमंत्री। सच तो है एकनाथ शिंदे साहब राम लक्ष्मण की जोड़ी बनी करती, इनकी उनकी तो वही राम लक्ष्मण की जोड़ी में जब एकनाथ शिंदे के लिए देवेंद्र फडणवीस खुल के कहते हैं कि हाँ देवेंद्र फडणवीस का अगर नाम तय होता है मुझे स्वीकार्य है, वही चीज एकनाथ शिंदे कहां बोलते हैं। वो ये थोड़ी बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुझे स्वीकार्य है। अभिषेक जी, एकनाथ शिंदे साहब आप लोगों को परसों कह गए कि आदरणीय नरेंद्र अमित शाह जी जो भी निर्णय लेंगे मैंने कैसे करवाना चाहते हैं, उन्होंने जो उनका निर्णय होगा हमें मान्य है। किसी भी घटक में सभी लोगों को सामंजस्य, एक हमारे दल का आकर ये शब्द कह रहा है जी बहुत अच्छे, तो आज हम किस मुंह से, अगर आप देवेंद्र फडणवीस साहब को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम किस मुख से कहाँ मुख दिखाएंगे। मैंने ये कह दिया क्षेत्रों के निर्णय पीछे हम खड़े हैं, मुझे माने नहीं, बात यहाँ पे खत्म नहीं। तो फिर एकनाथ शिंदे साहब अचानक से सातारा चले गए, अचानक से उनके ना होने की वजह से ही मीटिंग ये जो है वो कैंसिल हुई है। मैं जानना चाहता हूँ वो उनका मूल निवास है सातारा में, तो पर्यटक बन के नहीं गए, तो पहली घर है, सिर्फ परिस्थितियों पर सातारा जाना पड़ा। तो आपके सामने भी आ सकता है, किसी हालत में आ सकता है, और फिर जब ये तय आप लोग जो निर्णय ले लेंगे हम खड़े हैं, अपने हमें नहीं लग रहा है चीज कुछ बात रह गया। ठीक है, यानी कि तय करना बीजेपी को है, आप लोग निश्चिंत है, कोई दिक्कत नहीं है, तय आप बीजेपी को करना है बस। बिल्कुल ठीक है संजय जी, अब आप लोग परिणाम आ जाने के बाद अब आप लोग को याद आ रहा है कि उद्धव ठाकरे का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ते तो शायद ये स्थिति ना होती, अब आप लोगों को याद आ रहा है? नहीं अभिषेक जी, अभी याद नहीं आता, हम दोनों ने सुझाव दिया था, लेकिन जब हम गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन में सभी को सुना जाता है। उस समय यह निर्णय हुआ कि साहब अभी हम लोग तय नहीं करेंगे और हम लोग बाद में तय करेंगे, तो हम लोग का कोई बात नहीं, हम लोग को विचार दिया था भाई, हम लोग विचार से आ रहा था कि अगर हम गठबंधन, अगर हम माननीय उद्धव जी का चेहरा सामने कर दें तो कुछ ना कुछ चेंजेज आएंगे, कुछ ना कुछ बात आएगी, लेकिन नहीं माने वो लोग तो कोई बात। गठबंधन का सबसे बड़ी यही चीज होती है
कि हमें अपनी चीज थोपनी नहीं है, हमें सबके विचारों से लेके चलना है। तो हम वही विचारों से लेके चले ना, हमने उन्हें मना कर दिया। भले नैया डूब जाए। नैया डूबे ना डूबे भाई, हम लोकसभा चुनाव तो नैया नहीं डूबी थी। अगर महाविकास आघाड़ी लोकसभा चुनाव में नैया डूब रही होती तो मैं कह सकता था साहब नैया डूब नहीं, रही है। लोकसभा चुनाव में तो एक मौन स्वीकृति थी राहुल गांधी के लिए कि हाँ वो चेहरा होंगे। लोकसभा का चुनाव अलग था, विधानसभा का चुनाव अलग है। देखिए जीत होती है अभिषेक जी, जीत होती है। हाँ। चाहे हम और हार एक कारणों से नहीं होती है, न जीत एक कारणों से होती है। ये भी आप नहीं कह सकते साहब एक ही कारण हो हम जीत गए। भाई हम तो हार गए, न स्वीकार किया। और एक कारण हार नहीं होती, ना एक कारण से जीत होती है। तो हम लोग ये मान रहे हैं कि हम लोग हार गए, जो चिंतन विचार हो रहा है। लेकिन जो बार बार आप जो भी अपने उसमें बात कह रहे थे कि माननीय उद्धव ठाकरे जी महाविकास आघाड़ी छोड़ रहे हैं, तो कौन से सूत्र आप कहते हैं या कि ज्यादा को जानकारी कोई मिल रही सूत्र है? नहीं। आनंद दुबे के बयान को आप सुनिए, आनंद दुबे का बयान आप सुनिए। मैंने सुन लिया आनंद दुबे जी का बयान। आनंद दुबे जी ने क्या बोला है? बिल्कुल मैंने सुन लिया। उसमें उन्होंने तो ऐसा नहीं बोला कि महाविकास आघाड़ी से बीएमसी का चुनाव आ रहा है, बीएमसी में आप लोग अब अकेले जाना चाहते हैं। अकेले जाने तो और बेवकूफी होगी। मैं तो आपको चैनल में कह रहा हूँ, अगर हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जाती है तो और नुकसान होगा। देखिए हम लोग भारतीय संसद में हैं, अगर जीत की इसमें खुशी मनाई है तो दुख भी साथ ही रख के मनाएंगे। दुख भी हम अलग अलग नहीं मनाएंगे। दुख जब हम जीते थे तो हम जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे, और हार गए तो मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहे। ये भारतीय संस्कृति में नहीं है, न हमारे अंदर है, न माननीय उद्धव ठाकरे के अंदर है, न हमारे शिवसेना में। जो जिसे गुलामी नहीं करनी थी उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने साथ छोड़ दिया। जिन्हें गुलामी करनी है वो उनकी गुलामी कर रहे हैं। जो शिंदे जी, माननीय शिंदे जी मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे थे महायुति में, आज वो मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। मुझे भी इसका दुख लग रहा है, लेकिन क्या करें, हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का 2.5 साल तो वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कोई बात है, इसके बाद 2.5 साल तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2.5 साल मुख्यमंत्री रह लिए, 2.5 साल नहीं, इसके बाद नहीं बन पाएंगे ना। हाँ। अब इसके बाद तुम्हें भारतीय जनता पार्टी में तो क्या पता उन्हीं का नाम निकालें, तो उन्हीं का नाम निकले, ये कौन जानता है? अभी तो ये क्लियर हुआ नहीं है। ठीक है अभिषेक जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर उनका नाम निकाले अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं निकाल रहे हैं तो हमें भी दुख हो रहा है। ठीक है कि जिन्होंने जिस कारण बेचारे शिवानंद जी, अब देखिए महाविकास में अब यही बातें चल रही हैं कि अगर उद्धव ठाकरे का चेहरा आगे कर दिया गया होता तो ये चुनाव आप लोग बड़े आराम से जीतते, और आप लोगों ने इस चीज को माना नहीं। अभिषेक जी, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से है। उद्धव ठाकरे जी हो, नाना पटोले जी हो या सुप्रिया सुळे हो, हम बैठ के आपस में आओ, हमारा मामला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मसाल के साथ हाथ मजबूत है, और मसाल के साथ हाथ मजबूत है, और हाथ के साथ तुतारी मजबूत है। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बीएमसी में 101% महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जीत के हमारा मेयर बन जाएगा। हाँ, इसमें कोई दौरा नहीं है। नहीं तो जैसा ये कहा जा रहा है, जैसा संजय जी ने भी कहा कि हम लोगों ने राय दिया था, सुझाव दिया था, क्या सुझाव आए थे उद्धव ठाकरे को लेकर के? देखिए, ये मीडिया के माध्यम से यही महायुति इन्होंने फेक मैसेज बाहर फैलाते हैं। सर अब यहाँ उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता जब बात कह रहे हैं, उसके बाद अब कह रहे हैं मीडिया वाले फैलाते हैं। देखिए उनका वैयक्तिक मत रहेगा। आदित्य ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी जो जिम्मेदारी नेता थोड़ी बोला है। जब अभी भी हमारा डिस्कस हो रहा है, जो महाराष्ट्र में जो इलेक्शन कमीशन को हाथ में पकड़ के महायुति ने जो इलेक्शन जो वोटर के साथ जो चीटिंग किया है, उस बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। सर प्लीज कम से कम चुनाव आयोग और ईवीएम को बख्श दीजिए। देखिए अभिषेक, वही झारखंड में सब सही था, यहाँ सब चीज गलत हो गया। गजब बात करते हैं सर। मैं मानता हूँ, आपके सहमत हूँ। जिस दिन इलेक्शन वोटिंग हुआ सर, उस दिन 58 अभिषेक जी 58% हुआ था।
58% रात को 11 बजे 11:30 बजे तक, और दूसरा दिन 3 बजे आता है 67%। सर इन आंकड़ों और इन फैक्ट्स के साथ आप सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है सर, सुप्रीम कोर्ट जाइए ना। नहीं, अगर आपके पास कोई फैक्ट्स नहीं है तो फिर ऐसे ही आरोप मत लगाया कीजिए, इससे विश्वास उठता है लोगों का ऐसी संस्थाओं से। ठीक है अभिषेक जी, हाँ, हम बड़े टीम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करेंगे। ठीक है, हम चलिए उस चीज का भी मुझे इंतजार रहेगा और देश को भी इंतजार रहेगा कि वो फैक्ट्स आप क्या देते हैं। अब रमनीश जी, वही डर से बीजेपी ठीक है, आज भी सीएम नहीं बना रहे। ठीक है रमनीश जी, अब चेहरा चुनने में महायुति को क्या दिक्कत आपके हिसाब से आ रही है? ठीक है शिवानंद जी, अब रमनीश जी क्या दिक्कत आ रही है महायुति को चेहरा चुनने में, क्या आपको लग रहा है कि दिक्कत है? ठीक है शिवानंद जी, मुझे लगता है अभिषेक जी, ठीक है को पता है, ठीक है शिवानंद जी, आप लोगों ने सीबीआई ईडी इनकम टैक्स को मिसयूज करके ओके सर, अब एक बार रमनीश जी को भी सुन लेते हैं। ठीक है शिवानंद जी, इट्स ओके, ठीक है सर, 2 मिनट के लिए ध्यान कर लीजिए। हाँ बोलिए। चलिए ठीक है। अब अभिषेक जी, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह की चुनौती आने वाली है आगे आने वाले समय में, और वर्तमान में मुझे दिख रहा है। लेकिन ये बात सच है कि शीर्ष नेतृत्व को भली भांति समझ है इस बात की कि हमें किसे मुख्यमंत्री के रूप में चुनना चाहिए, और मुझे लगता है उनका विशेषाधिकार है, और जनता के मूड को भी उन्होंने भांप लिया है, और उसके आधार पे भी आप देखेंगे कि 1 दिसंबर में संभवतः मुझे लगता है कि नेता जो है चुना जाएगा, दल का नेता। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री हम सभी जान जाएंगे कि कौन मुख्यमंत्री आने वाले समय में होंगे महाराष्ट्र के। फिर बात करते हैं कि एक बात सच है कि विपक्ष जो है आज के समय में देखा जाए तो जिस तरह से कोलाहल विपक्ष में है, मुझे लगता है कि कहना उचित होगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला भाई दीवाना, और बुरी तरह से हार कर रहे हैं नाच गाना। और मैं देख रहा हूं कि आज कितना भी नाच गाना ये करते रहें, कोलाहल मचाते रहें, लेकिन देखिए आज स्थिति इनकी, आज इन्होंने बार बार ये ईवीएम के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर आप बैलेट पेपर की बात करते हैं राहुल गांधी जी, तो आप बैलेट पेपर, तो सवाल तो उठाया था राजीव गांधी जी ने। राजीव गांधी जी ने, प्लीज लेट मी फिनिश, लेट मी कंप्लीट, देन यू कैन कंक्लूडेड। सो मैं कहना चाहता हूं कि 1984 में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 7% लगभग वोट शेयर आए थे, लेकिन उसी तरह आप देखिए 404 सीट जो है कांग्रेस पार्टी को उस समय मिला था। उस समय सवाल नहीं उठे थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर। फिर बात करते हैं कि 1989 में 197 सीट कांग्रेस पार्टी को मिला था, और वही आप देखिए कि 11% जो है वोट शेयर के साथ 85 जो है सीट जीत करके ले आई थी भारतीय जनता पार्टी। उस समय राजीव गांधी जी ने सवाल उठाया था कि 7% में मात्र 2 सीट भारतीय जनता पार्टी लेकर के आती है, और ये कैसे संभव हो गया? ये कैसे संभव हो गया कि 12% वोट शेयर के साथ 85% जो है सीट भारतीय जनता पार्टी लेकर के आती है? तो आपने बैलेट पेपर जब चलता था उस समय भी आप सवाल उठाते थे। आज ईवीएम के ऊपर की बात की जाए तो खुद आप देखिए कि 2 बार प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी में बन चुके हैं ईवीएम के साथ, अब भारतीय जनता पार्टी 3 बार। आज ईवीएम के ऊपर आप सवाल नहीं उठा रहे हैं, आप बार बार कॉन्स्टिट्यूशन के नाम लेते हैं ना भाई, आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर। ठीक है रमनीश जी, बात आप अपनी पूरी कीजिएगा, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक से लौटते सीधे आपके पास आता हूं, ब्रेक से लौटते हैं जल्द। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रमनीश जी जल्दी से बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं फिर समीर जी के पास जाता हूं, जल्दी से। जी। मैं कुछ और बातों को ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा था अभिषेक जी, कि जिस तरह से मुझे लगता है कि जो मूल विचारधारा खास करके उद्धव ठाकरे की थी, बाला साहब ठाकरे, कट्टर हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी विचारधारा, क्या नहीं लगता है कि उसको मटियामेट करने का प्रयास किया उद्धव ठाकरे जी? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, नहीं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज सिर्फ सैनिकों की बात हो रही है, सिर्फ सैनिकों का खून न उबाल ले रहा है, सिर्फ सैनिकों का खून जो है उबाल ले रहा है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि वैचारिक रूप से, बौद्धिक रूप से आपने खतना कर रखा है आज। फिर मैं दूसरी बात कहूं, जब आप सज्जाद नौमानी का चरण बंधन जब करने के लिए चले जाते हैं तो वहां पे लगता है कि वाकई में
जो बाला साहब का जो हिंदुत्व था वो खतरे में है आज। और जिसकी परिणति के रूप में हम देख रहे हैं, जिसकी परिणति के रूप में हम देख रहे हैं कि आज दिन ब दिन आज जो 63 सीट लेकर के आए थे 2019 में उद्धव ठाकरे जी, आज 20 सीट में कैसे आ गए? 20 सीट में इसलिए आ गए कि आज उनके नीचे जो है जमीन खिसक चुकी है। आज वो सिर्फ आज वो नहीं देखा जाए तो सॉफ्ट जो है हिंदुत्व, नहीं सॉफ्ट हिंदुत्व जो है कहीं ना कहीं उनको नीचे ले जाए। आज किसके बैसाखी पे चल रहे हैं वो? आज वो सज्जाद नवानी के बैसाखी पे चल रहे हैं, मदनी के बैसाखी पे चल रहे हैं, नाना पटोले के बैसाखी पे चल रहे हैं। आज वो हुसैन दलवाई क्या कहता है? आरएसएस एक आतंकी संगठन है। यदि आतंकी संगठन ही होता आरएसएस तो आज तुम हुसैन दलवाई कहने के लायक नहीं होते। तुम्हारी जुबान जो है काट ली जाती यदि आरएसएस आतंकी संगठन होता। चलिए ठीक है शिवानंद जी, और एक सेकेंड अब ठीक है समीर जी अब बोलना चाह रहे थे। समीर जी आप बोल रहे हो, आपके भी हाल वही है। ठीक है शिवानंद जी और संजय जी, ठीक है समीर जी अब बोलिए। देखिए मुझे दो संजय जी प्लीज। हमारे के प्रवक्ता बोल रहे थे हिंदू बोल, कितने हिंदुओं को नौकरी दिया? अभिषेक जी क्या मैं बोल सकता हूँ? हिंदू की बात करते कितना हिंदू हो रहा है? जी को 1 सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद आ रहे नहीं दे पाएंगे ना। ठीक है रमनीश जी, संजय जी, गुलाब जी 1 सेकंड रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ। समीर जी पहले बोल लीजिए। अभिषेक जी देखिए, यूबीटी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी ने जाना चाहिए था, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि महाविकास आघाड़ी छोड़िए, लेकिन आपने तो 94 सीट जो चुनाव लड़ी है उसमें से उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में लड़ी है, तो वहां तो आपको 20 सीट आई है। दूसरा जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ईवीएम का रोना है और ये वोट परसेंटेज है, भाई साहब आप अभी वेबसाइट देखिए इलेक्शन कमीशन की, 25 करोड़ पकड़ा गया, लेटेस्ट कभी राजीव गांधी को बोलते हैं बैलेट पेपर का। शिवानंद जी देखिए, जब आप बोल रहे थे समीर जी सुन रहे थे, आप रिप्लाई कर लीजिएगा सर, आप रिप्लाई कर लीजिए। ये पूरे भटके हुए लोग हैं जहां पर ना इनको समझ में आ रहा है कि जनता क्या चाहती है। कभी ईवीएम का रोना गाएंगे, कभी चुनाव के प्रतिशत का रोना गाएंगे। आज इनके जो एक नागपुर के उम्मीदवार है, उन्होंने इनके प्रदेश अध्यक्ष पे गंभीर आरोप लगाया कि जब प्रियंका जी की रैली नागपुर में हुई थी ना, कांग्रेस का कोई पदाधिकारी उस एरिया का नहीं था। तो यहाँ इंटरनल इतने प्रॉब्लम्स है कांग्रेस में, वो देख नहीं रही है। अपनी हार का जो है विश्लेषण न करते हुए दूसरों पे आरोप पड़ना, इलेक्शन कमीशन पे, सुप्रीम कोर्ट पे, हर चीज पे आरोप पड़ते हैं। तो इनका जो विचार है जनता ने पूरी तरह रिजेक्ट किया है। और मैं बोलता हूँ अभिषेक जी, आज मुझे एक बताइए कि इनके यहाँ कौन सा पॉजिटिव एजेंडा है जनता के लिए? ये सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हमारे नेतृत्व में जाना चाहिए था, इसको ये करना चाहिए था। आपने जनता के लिए क्या रखा है सामने कि जनता आपको चुन के दे? इतना कंफ्यूज अलायंस है। विश्व प्रवक्ता बोलते हैं कि हमारे संजय जी आ रहा हूँ। अरे संजय जी नहीं आ रहा कि समीक्षा कभी करते हैं। इन्होंने करीब संजय जी वो आधे घंटे से चुप थे, आधे घंटे से उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। आप पूरा डिबेट ऊपर से नीचे देख लीजिए। और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने जो विचार हिंदुत्व का छोड़ा था, उसका खामियाजा उनको आज भुगतना पड़ रहा है। जो कांग्रेस और बाला साहब ने जो दुकान बंद करने की बात की थी, तो उन्हीं के साथ अगर हो गए तो जो मैं तो उसमें जा ही नहीं रहा, मैं उसमें नहीं जा रहा। आपको जनता ने चुन के बिठा दिया, जनता ने आपको चुन के दिया। वही बोल रहा हूँ कि ये जो ईवीएम और जो जनता के बारे में बोल रहे हैं, तो ईवीएम जनता ने नहीं स्वीकार किया सर। हरियाणा में भी वो ईवीएम करते रह गए, कुछ नहीं हुआ। महाराष्ट्र में भी ईवीएम करते रह गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जो सवाल है, चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने से पहले शायद आपके लिए इजी था, चुनाव जीतने के बाद आपके लिए ज्यादा भारी हो गया है। नहीं, हमारे लिए देखिए चुनाव जीतने के बाद तो ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि इतना अभूतपूर्व मैंडेट हमको मिला है। तो आज हम पूरी जनता के जो निर्णय है वो पूरी ताकत के साथ कर सकते हैं। हमारे ऊपर आज तीनों पार्टियों के नेता एक साथ है। और आप देखिए, मैं आपको आज दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले जो महाराष्ट्र का जो प्रशासन होगा और महाराष्ट्र की जो ऊंचाई होगा, एक बहुत बड़े लेवल पे महाराष्ट्र को लेके जाने वाले हमारे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले चेहरा कौन होगा? गुलाब चंद जी, चेहरा कौन होगा, यही तो हर कोई पूछ रहा है। और कहा यह जा रहा है कि इसमें भले ही सामने जो सब कुछ दिख रहा है वैसा है नहीं, क्योंकि बहुत बार सियासत में जो चीजें दिखती हैं वो होता नहीं है, जो नहीं दिखता है वो होता है।
जी गुलाब जी आ रहा हूं, संजय जी गुलाब जी बिल्कुल के पास। आपके बातों से सहमत हूं कि राजनीतिक पटल पे किसी भी संभावना को नकारा नहीं कर सकता, क्योंकि अंशुल कोई भी सत्ता बदल सकती है, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन रही बात कि किसी प्रकार कोई चेहरा को कोई कोई खटपट, मैं आपके बातों का संजय त्रिवेदी को बनाना चाहता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में तो खास करके जो हमारा हुआ करता था अभिषेक जी, ये वही संजय त्रिवेदी के हैं, वही वही संतोष दुबे जी हैं, वही पीएन शुक्ला जी हैं, चलती थी उत्तर प्रदेश। आज अपने भाई से कहता हूँ, मेरे भाई आज क्या होगा, जंग की सत्ता के साथ आप लोग ने राम जन्मभूमि को एक अस्तित्व किया, अस्तित्व मिटने जा रहा है। सवाल ये है, सवाल आपको होता है आप उद्धव ठाकरे साहब क्या आप इससे सहमत हो? मैं कहना चाहता हूँ 370 का मुद्दा अभी भी हाल में पारित किया प्रस्ताव, क्या समर्थन करेंगे? 35 के समर्थन करेंगे? माननीय बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के आपके कांग्रेस का है विजय वर्मा, बात नहीं कहा क्या है? अरे हिंदुत्व और तत्व को लेकर के रख तो आप लोग कैसे करके जीत रहे हो? अरे अस्तित्व ठीक है, अब इसका जवाब भी संजय जी से लेते हैं। ठीक है संजय जी अब बोलिए। ठीक है गुलाब जी, कहाँ तो मिर्ची लगेंगे, आपने उसके रखवाली क्या है? साहब ठाकरे खतरे में है इसका। ठीक है, कांग्रेस से आपको नहीं संभाल पाएंगे, कांग्रेसी आप किसी भी कांग्रेस का हमारा हो ही नहीं सकता, किसी जन्म में नहीं। ठीक है गुलाब जी, अब संजय जी बोलिए। 2004 में ये प्रधानमंत्री बने तो फिर एपी में कोई नहीं था, फिर कोई बैठी चीज। ठीक है गुलाब जी ठीक है संजय जी अब बोलिए। नाउ योर टर्न संजय जी। हमारा काज है, अरे आप झारखंड जीत गए, हमें तो कोई तकलीफ नहीं। ठीक है गुलाब जी, ठीक है, उनके भी अपने कंसर्न है। ठीक है संजय जी अब बोलिए। देखिए मैं गुलाब चंद जी का भी जवाब दे देता हूँ। पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, अगर हम डिबेट में बैठे हैं तो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि नहीं? अगर हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि साहब ईवीएम में है तो आप सुन भी नहीं सकते हैं। बस 3 पॉइंट है, देखिए ईवीएम कोई गलती नहीं दे रहा है, ईवीएम भी कोई गलती नहीं दे रहा है, गलती क्या दे रहा है 3 पॉइंट में बता देता हूँ आपको। पहला पॉइंट 11:30 बजे तक परसेंटेज 58 रहता है, अगले दिन परसेंटेज होता 67 हो जाता। पहली बात। दूसरी बात क्या हरियाणा में या झारखंड में या कहीं दूसरी जगह पे जो 99% बैटरी मिली, कहीं मिली? आप पूछ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कि हरियाणा में मिली कि नहीं मिली या झारखंड में मिली कि नहीं मिली। अगर 99% बैटरी हमें मिल रही है तो इसकी शिकायत हम करने कहाँ जाए? इसके मतलब अभ्यर्थी स्वतंत्रता ही नहीं है, हम कोई जवाब ही नहीं दे सकते। अगर केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो हम चुपचाप बैठ जाए, हार जाए चुपचाप बैठ जाए। तीसरी बात, और जगह पे ऐसे पॉइंट आ रहे हैं जहाँ एक गांव में 600 वोट है, वहाँ 800 वोट कैसे गिन गए? वहाँ 800 वोट कैसे पड़ गए? नांदेड़ में देख लीजिए आप, नांदेड़ में लोकसभा प्रत्याशी का परसेंटेज आप वोट देखिए, और जो 6 विधानसभा है वो आप देख लीजिए। क्या जो लोकसभा प्रत्याशी का वोट देने आएगा वो विधानसभा वाले को वोट नहीं दे रही? संजय जी इतनी सारी चीजें अगर है, अगर आपके पास इतने फैक्ट्स हैं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए ना सर। तो हम आपके सामने आपसे बात ही तो करेंगे ना कि आप सब बात नहीं करें। मतलब हर काम बीजेपी का वही नहीं की जाती थी, सुप्रिया सुले आरोप लगाया। देखिए इनको इलेक्शन कमीशन ने 50 बार मौके दिए थे। मैं वो नहीं कह रहा सर, गुलाब जी। दूसरा चिदम्बरम साहब ने कल स्टेटमेंट गुलाब जी प्लीज। संजय जी इतने सारे फैक्ट्स आपके पास हैं कि 600 अगर वोट है तो 800 कैसे हो गया, 99% बैटरी और 60% बैटरी, ये सारे फैक्ट्स लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना। कांग्रेस के पास बहुत अच्छे वकील हैं। तो कहना पड़ेगा ना, लेकिन आप बताना जनता क्या था, हम आप बताओ ना बताएं क्या, चुपचाप बैठे रहे। अब दूसरी बात जाइए, आप दूसरी बात जाइए, जब इनके नोट में पकड़े जाते हैं 2 शिवसेना के नेता, एक भारतीय जनता पार्टी नेता पकड़ा जाता है तो 11-11:30 बजे रात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है सुप्रिया सुले, ये तो महिलाओं बहुत सम्मान करते हैं,
महिलाओं की इज्जत करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, बहनों को आगे बढ़ाते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं सब बेटियां उठा ले जाएंगे। चलिए अलग बात हो गई। दोनों ने सर एक दूसरे को लीगल नोटिस भेज दिया है। उधर विनोद तावड़े ने भी लीगल नोटिस भेजा है, सुप्रिया सुले ने भी वही चीज बोला है। सुन लीजिए ना। हाँ, मैं सुन करके ही बोल रहा हूँ सर। सुन एक मिनट, तो दिन भर डिबेट चलती है उससे कि सुप्रिया सुले का ये आया, इन्होंने 150 करोड़ रुपए की, और शाम तक आते थे क्या होता है कि वो चैनल बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, चैनल कह रहे हैं साहब वो जो आवाज आई है वो आवाज उनसे मेल नहीं खाती है। नहीं है, वो एआई की आवाज है, वो तो मैं खुद कह रहा हूँ, वो एआई की आवाज है, मैं खुद कह रहा हूँ। मैं यही तो दिन भर चर्चा क्यों उस पर? हाँ, चर्चा तो उसके लिए वो मानहानि का केस करने जा रही है ना, ये कहाँ उसमें है? देखिए मानहानि के जोटे ना पड़ती। हाँ। अगर इस तरह क्यों बनाए जाते हैं, ये भी है नैरेटिव है। ये वोटरों को लुभाने के लिए ये चाहे किसी महिला सम्मान गिर जाए, चाहे कुछ हो जाए, हम मानहानि का मुकदमा करें, लेकिन ये महिला का भी सम्मान वोट के लिए गिरा देंगे। ये तो वही चीज है, विनोद तावड़े ने भी सबको लीगल नोटिस भेज दिया है, विनोद तावड़े ने भी लीगल नोटिस भेज दिया है। तो उनको भेजना चाहिए था जो वहाँ के जो वहाँ के गाड़ी वाले हैं जिन्होंने आरोप है उनको भेजिए। अब राहुल गांधी भेजना है। अब शिवानंद जी आप बोलिए, देखिए आपके पास अगर ईवीएम को लेकर के इतने सारे फैक्ट्स हैं और चुनाव आयोग को लेकर के इतने सारे फैक्ट्स आपके पास हैं, खड़ा कीजिए ना सर, आपके पास तो बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं। अभिषेक जी हमारा सब कुछ चल रहे, सबूत के साथ हम उतर रहे। हम ये मीडिया में सब कुछ बताने का कोई जरूरत नहीं। जब टाइम आएगा हम सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में और लोकशाही के माध्यम से हम न्याय मांगेंगे और सरकार काम कैसे करते वो भी देखेंगे हम। अभी इनका टेलर है। आज शिंदे साहब जो गए ना सातारा, ये तो टेलर है। अभी पिक्चर अभी बाकी है। इन्होंने जिस तरह से तीनों मिलके जो खेला है महाराष्ट्र में 3 महीने पहले लोकसभा के हम महाराष्ट्र विकास आघाड़ी मजबूती से हम चुन के आए सर। अभिषेक जी ऐसा कौन सा जादू किया है लोगों ने? इन्होंने निवडणूक जो कमीशन आयोग है उनके ऊपर हमारा शक है। उन्होंने रात को 58% बोला, दूसरा रात को 11 बजे बोला 62% और दूसरे दिन 3 बजे बोलता है कि 68%, 67%। अरे क्या चल रहा है? अरे जो है एक बार डिक्लेयर करो ना, आ जाओ ना। जो भी है लाइन पे लोग खड़े हैं तो सच्चाई सामने आने दो ना लोगों के सामने। ये बीजेपी शिंदे गुट अजित पवार गुट बाहर आने दो ना। क्या डरने का क्या है? सच्चाई सामने हम लेके आएंगे। अभिषेक मनु सिंघवी जी, कपिल सिब्बल जी, हमारा बातचीत चल रहा है और हम बहुत जल्दी हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल। हरियाणा वाला मामला याद होगा सर, हरियाणा वाले में भी आप लोगों ने 20 सीटों पे ऐसी बातें कही थी, कुछ नहीं हुआ उसका। हरियाणा में देखिए कुछ नहीं हुआ, आप लोगों की बातें घर ही रह गई। अभिषेक जी हरियाणा में ये लोगों ने इलेक्शन कमीशन ने 6% जिस तरह से बढ़ाया, मैं भी हरियाणा इंचार्ज था इलेक्शन का, मैं भी था सर उधर। अभिषेक जी विनोद तावड़े जी थे उधर बीजेपी से, और सैनी साहब मेरे मित्र हरियाणा के सीएम, उनको भी पता नहीं है कि मैं चुन के आऊंगा। अच्छा, ये शॉकिंग न्यूज है। ठीक है। और महाराष्ट्र में मतलब महाराष्ट्र भी शॉकिंग है, हरियाणा भी शॉकिंग है। शॉकिंग आपके लिए भी था? महाराष्ट्र विकास आघाड़ी आज की भी जीता है। ओके सर। पब्लिक वोट से हम कांग्रेस जीता है। नहीं, वो उद्धव ठाकरे गुट से संजय राउत डेली वही कह रहे हैं कि जीते हम ही हैं। ठीक है, 100%। ओके सर। रमनीश जी बेचारी लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद, ठीक है शिवानंद जी, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कम से कम ईवीएम, मैंने खुद पोस्ट किया था फेसबुक पे कि कम से कम इस बार ईवीएम की इज्जत बच गई, बेवफा नहीं है। लेकिन वापस शिवानंद जी, रमनीश जी से इसका जवाब ले रहे हैं। ठीक है, अब फिर से बेवफा हो गए। अभिषेक जी 1 मिनट। बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका गांधी जी का नाम लिया, कोई भी कार्यकर्ता नहीं था। भाई साहब आपका देखो ना, आप में जो विनोद तावड़े का पैसे का गड्डी पकड़ा सर, किसके कार्यकर्ता नहीं थे वो जनता ने बता दिया। किसके कार्यकर्ता वहां थे नहीं थे जनता ने बता दिया सर। वो सीटों से पता चल जाता है।
ठीक है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं समीर जी, ठीक है, वो जनता आपका देखते हैं ना, ठीक है शिवानंद आपका जी। कार्यकर्ता क्या कर रहे थे देखिए ना। रमनीश जी, वायनाड में तो प्रियंका गांधी के लिए बेवफा नहीं हुई थी ना ईवीएम, वहां सब कुछ ठीक था ना, वहां भी ठीक था, झारखंड में भी ठीक था। अरे रुक जाओ भैया, थाम तो जा, एक सेकंड, थाम तो जा, प्लीज थाम। शिवानंद जी प्लीज, राम ने तो सबक सिखाया, नहीं तो फिर मुझे ऑडियो डाउन भाव थाम। शिवानंद जी प्लीज। ओके, सो मैं कह रहा था कि झारखंड में ईवीएम बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, तेलंगाना में भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, उसके बाद कर्नाटका में भी सही है, हिमाचल में भी सही है, लेकिन इन चारों स्टेट में जैसा कि मैंने कहा, झारखंड में बहुत इफिशिएंटली काम करती है ईवीएम, कोई दिक्कत नहीं है। तेलंगाना में, कर्नाटका में और हिमाचल प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ये हरियाणा की तरफ मुड़ जाती है हरियाणा, जैसे ही आज जो आंकड़ा है, हरियाणा आते आते ईवीएम खराब हो जाती है, जैसे महाराष्ट्र की ओर ईवीएम पहुंचा फिर उसकी हालत खराब हो जाती है। क्या करें, बीमार हो जाता है ना, प्रॉब्लम है, बीमारी बहुत भयंकर बीमारी है, वायरस घुस गया उसके अंदर, जो वही वायरस है जो कि आज कांग्रेस पार्टी के अंदर घुसा हुआ है वायरस। वो वायरस कौन सा वायरस है? मुस्लिम तुष्टीकरण का। वो वायरस कौन सा है? सज्जाद नुमानी जैसे लोगों का, हुसैन दलवाई जैसे लोग जो घुसे हुए हैं वायरस के रूप में, जो आरएसएस को आतंकी संगठन कहते हैं। वायरस कौन सा है? जो कि कहता है कि नहीं भैया, वक्फ बोर्ड को हम जो है 1000 करोड़ की सहायता हम करेंगे, मुअज्जिन और जो मुलाजिम हैं वैसे लोगों को महतना न देंगे। उसके बाद आप एक जो बहुत बड़ा वर्ग जो हिंदू है उसको आप बायकॉट कर देते हैं, सोशली बायकॉट करने की तो बात भी करी थी सज्जाद नुमानी। तो ऐसे लोगों का यदि आप साथ देते हैं तो आप देखिए आपका वोट प्रतिशत किस तरह से गिरता गया। आप देखिए ना क्या हालत है, महाविकास अघाड़ी कहाँ है आप, 20 सीट मात्र। उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस 16 पे अटकी हुई है, शरद पवार 10। ये हालात क्यों हुए? जनता के लिए आपने काम, वायदे जो किए थे वो नहीं किए। आप उद्धव ठाकरे के समय पे आप देख लीजिए किस तरह के हालात थे महाराष्ट्र में, और कोविड के समय में सबसे ज्यादा मौतें हुई तो उद्धव ठाकरे आपकी सरकार में। आपने क्या किया था? पाल घर में सामने, पुलिस के सामने एक साधु की निर्मम हत्या कर दी गई। कहां चले गए थे आप उद्धव ठाकरे जी? आप तो हिंदू हृदय सम्राट आप भी कहलाते हैं ना। पालघर वाली घटना की संख्या आप कम बताइए। नहीं, ये सारी चीजें जब हुई आपके सामने, आप अपने आप को कहते हैं, मैंने तो बार बार कहूंगा, बौद्धिक और वैचारिक का खतना आपने तभी करा दिया था जब बाला साहब ठाकरे जी चले गए। जब आपने कांग्रेस का शरण ले लिया उद्धव ठाकरे जी, उसी समय आपके विचार खत्म हो गए। शिव सैनिक आज गुहार लगा रहा है, वो हिंदू हृदय सम्राट कहां है? आज एक उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी को कहा जाता था, जब कार सेवकों के ऊपर 279 कार सेवकों के ऊपर गोलियां चला दी। और आज जब आप हिंदुओं के साथ जब अत्याचार कर रहे हैं ना, तो आपको उद्धव ठाकरे जी जवाब देना पड़ेगा। और जवाब तो बिल्कुल शिव सैनिक जो है वो मांग ही रहे। समीर जी अब आपके पास आ रहे हैं। अब देखिए, आप कोई भी चुनाव जीत जाए, लेकिन आपके ऊपर एक लांछन विपक्ष हमेशा यही लगाता है, ईवीएम का। हालांकि एक बड़ी खबर ये भी अभी आ रही है कि कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की जो आज बैठक हुई है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा है कि अगर माहौल आपके पक्ष में है तो इसका मतलब चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है, यानी उन्हें रणनीति बदलने की जरूरत है। ये वो अपनी बैठक में स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बाहर ईवीएम पर फिर से वही हमला। समीर जी, एक बात और जोड़ना चाहूंगा, उसके बाद आप इसी का जवाब देंगे। मैं एक बस अभी देखिए ना, पूर्व वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर जो है पी चिदम्बरम क्या करते हैं, हेलो, 303 सीट करके अभिषेक जी। समीर जी, हाँ अब आवाज आ रही है, ठीक है। रमनीश जी, समीर जी, अभिषेक जी देखिए, अभिषेक जी, ये जो ईवीएम का मेरा मतलब इतने बार अपन हर चीज पे चर्चा कर चुके हैं। कल शाम को या परसों शाम को इनके जो बड़े नेता है चिदम्बरम जी, उन्होंने ईवीएम के बारे में एक बड़ा बयान दिया है कि मैंने तो कभी ईवीएम में गलती पाई नहीं है। तो उन्होंने खुद कहा है। तो आज चिदम्बरम साहब इनके फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके, बड़े बड़े मंत्री रह चुके, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील है। तो कांग्रेस का एक कल्चर ऐसा हुआ है कि अगर आप हारते हैं तो ईवीएम या सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन पे ब्लेम कीजिए, जीतते हैं तो एक परिवार के वजह से जीते। तो
तो आज आप जनता को कभी सामने रखोगे कि नहीं रखोगे? सिर्फ ईवीएम, संजय जी, जब भी बोल रहे थे कि 58% का जो वोटिंग है वो 11 बजे डिक्लेयर हुआ, वो तो 5 बजे डिक्लेयर हुआ है। आज शिवानंद जी खुद अपने 5 मिनट पहले बोली हुई बात पे कायम नहीं रहते कि उन्होंने बोला कि 11 बजे 58%, वो तो 5 बजे का मतदान है, 11 बजे का दूसरा था। तो ऐसे तो ये जो एक तकनीकी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया के थ्रू हर स्टेट का इलेक्शन होता है, सिर्फ महाराष्ट्र का चुनाव ऐसा उसको नहीं लेकर के चुनाव आयुक्त ने क्लियर कर दिया था, क्लियर किया। और जाइए ना आप रखिए चुनाव आयोग के सामने, वो फोरम है, अगर वो चुनाव आयोग के सामने रखते हैं तो चुनाव आयोग निश्चित रूप से उसकी सुनवाई करता है। ठीक है संजय जी, अगर आप चुनाव जीते तो आपकी मेहनत थी, बीजेपी चुनाव जीते तो ईवीएम की मेहनत। बड़ा स्पष्ट आपको बताया, उसके बाद अगर चर्चा ये कर रहे हैं तो बड़ा दुख का विषय है। मैंने स्पष्ट आपको 3 पॉइंट बताए, ईवीएम में क्या दिक्कत, क्या चीजें हुई, मैंने स्पष्ट बता दिया। कोई हम ईवीएम से विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। और आपको नहीं लगता है कि जो आप लोगों को जो नुकसान हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा कारण यह है कि बाला साहब ठाकरे जिस चीज को लेकर के बढ़े थे, 370 को लेकर के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है हम 370 लाएंगे, कांग्रेस चुप रहती है, और उसी कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में आप गठबंधन करते हैं जिस 370 का हमेशा विरोध करते रहे बाला साहब ठाकरे। अभिषेक जी, मैं कहता हूँ अहम नहीं आना चाहिए आदमी के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर जीत हार में अहम नहीं आना चाहिए, न तानाशाही आनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में जीत गए तो किसी कारण जीत गए हैं कि हमने बाला साहब की नीतियां छोड़ दी? तो वही तो हम कह रहे हैं सर कि उस टाइम ईवीएम ठीक था, इस टाइम ईवीएम खराब हो गया। अरे रुको जाइए भाई, अब मैंने बाला साहब की नीतियां हमने छोड़ दी थी और तब भी जनता ने मैं लोकसभा में जिता दिया। बड़ी दुख की देखिए, लोकसभा में एक फेक नैरेटिव के बरोबर आप जीते थे, बाला साहब के विचार आपने छोड़ चुके हैं, इसलिए आपको मतदान में इतनी कमी आई है। देखिए समय का अभाव है, एक छोटा सा जवाब गुलाब चंद जी, कब तक हम उम्मीद करें चेहरा सामने होगा? गुलाब चंद जी, एक नाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के लिए तैयार है? तरह दे दूंगा। बाद में संजय भाई से जानना चाहता हूँ, आपने इनको जब कॉन्फ्रेंस किया 370-35 के बारे में तो जवाब नहीं दे रहे हैं, उसका जवाब देना एक भाई को। और दूसरी बात, नियत जमीन खत्म। चलिए, आपने ये कह दिया कि चेहरा जल्दी दे देंगे, पूरे देश को और महाराष्ट्र की जनता को इंतजार है कि वो चेहरा होगा कौन चेहरा होगा, इसका हर किसी को इंतजार है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।